Hello everyone, myself Sunita Gehlot with the next e-content topic on motor development part 2. Let's start. Importance of motor development. हमने पहले पार्ट में मोटर डेवलपमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। आज हम इसकी इम्पॉर्टेंस और आगे का पार्ट की में आगे के उसके चैप्टर की चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास का महत्व। पहला है एन्जॉयमेंट, आनंद की प्राप्ति। समुचित गत्यात्मक विकास से बालक में खेलने की क्षमता पैदा होती है। गति कौशल से बालक हाथ से खिलौने उठा सकता है, पैर मारकर गेंद आदि को दूर भगा सकता है। खेलने की इस प्रकार की क्रियाओं से बालक को आनंद की प्राप्ति होती है, उसका मन प्रसन्न रहता है। खेल द्वारा बालकों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। दूसरा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। गत्यात्मक विकास से बालक में खेलने की शक्ति का विकास होता है। ऐसी स्थिति में बालक को साथी समूह के साथ खेलने का अवसर प्राप्त होता है। इससे उसका सामाजिक संपर्क बढ़ता है, उसका अपने साथियों के घर आने जाने का क्रम निरंतर जारी रहता है। ऐसे बालकों का सामाजिक समायोजन अपेक्षाकृत सरल होता है। फिर आता है अच्छा स्वास्थ्य, जिसे गुड हेल्थ बोलते हैं। बालक का गत्यात्मक विकास जितना उचित होगा, बालक उतना ही क्रियाशील होगा। क्रियाशीलता अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। गत्यात्मक विकास बालक को खेलने, कूदने, व्यायाम, भागने, दौड़ने आदि गतिविधियों के लिए सक्षम बनाने में सहायक होता है। ऐसे बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अपेक्षाकृत स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं। फिर आता है इंडिपेंडेंस, जिसे हम आत्मनिर्भरता बोलते हैं। जन्म के समय बालक पर आश्रित होता है। क्रियात्मक योग्यताओं के आने से उसे भागने, दौड़ने, उठाने, खेलने संबंधी गतिविधियों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। शनै शनै वह आत्मनिर्भर हो जाता है। अनेक कौशलों को सीखना। नेक्स्ट है लर्निंग द अदर स्किल्स। बालक का क्रियात्मक विकास उसे अन्य दूसरे कौशलों को सीखने में सहायता करता है। बालक के शरीर के अंगों का अच्छी तरह संचालन होने तथा उनको नियंत्रित करने पर वह किसी भी क्रिया को सीखने के योग्य हो जाता है। अर्थात क्रियात्मक कौशल के अभाव में अन्य शारीरिक कौशलों को सीखना संभव भी नहीं है। फिर आता है एडजस्टमेंट विद एजुकेशनल एक्टिविटीज़, शैक्षणिक क्रियाओं के साथ समायोजन। कुशल शैक्षणिक समायोजन के लिए भी गत्यात्मक योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालयों में पढ़ने, चित्र बनाने, खेलने, चित्रलेपन एवं वस्तु निर्माण के लिए हाथ, पैर, गर्दन, उंगलियां, शारीरिक अंगों को आवश्यकता अनुसार गति देनी पड़ती है। जिन बालकों में गत्यात्मक योग्यताएं समुचित नहीं होती हैं, वे प्राय शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ जाते हैं, जिसका प्रभाव उनके भावी जीवन पर पड़ता है। फिर आता है नोइंग द सेल्फ, स्व को समझना। गत्यात्मक योग्यताओं का सही समय पर समुचित विकास बालक को अपने स्व या आत्म को समझने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह नितांत आवश्यक है कि बालक पहले अपने आप को पहचानने, अपनी योग्यताओं, गुण, दोषों को जाने। प्राय जो योग्यताएं उसमें होती है, उनकी प्रतिक्रिया वह अपने साथी समूह में भी देखना चाहता है। यह कार्य गत्यात्मक योग्यताओं के आधार पर ही पाता है। गति योग्यताओं के आधार पर ही समाज में उसका स्थान निर्धारित होता है। इससे बालक में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आता है। फिर आता है इमोशनल कैथारसिस, अवांछित संवेगों को बाहर निकालना। क्रियात्मक विकास संवेगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही अवांछित संवेगों को भी बाहर निकालता है। जब बालक क्रियाशील होता है तो अपना समय खेलने, कूदने एवं अन्य क्रियात्मक गतिविधियों में लगाता है। इससे उसकी काफ़ी शक्ति व्यर्थ होती है। साथ ही उसके भीतर छुपे हुए नकारात्मक एवं विध्वंसात्मक संवेग भी बाहर निकल जाते हैं। अतः बालक मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करता है, उसमें कुछ अच्छा कर दिखाने की भावना जागृत होती है। फिर आता है हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। उत्तम क्रियात्मक विकास से बालक की नवीन परिस्थितियों एवं अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन करने में सफलता मिलती है। जिन बालकों का क्रियात्मक विकास अच्छा होता है, वे खेलने, कूदने, दौड़ने, भागने, पढ़ने, लिखने, चित्र बनाने, क्राफ्ट, खेती बाड़ी, घरेलू कार्यों को संपन्न करने में आगे रहते हैं। इस कारण वे अपने साथियों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। शिक्षक भी ऐसे बालकों की प्रशंसा करते हैं, समय समय पर पुरस्कार देते हैं। अतः बालक स्कूल, घर, समूह के साथी, समाज आदि सभी के साथ आसानी से समायोजन कर लेता है। उसमें
सामाजिकता का गुण आ जाता है, उसके मित्र भी अधिक होते हैं। फिर आता है व्यक्तित्व विकास। क्रियात्मक विकास से बालकों की पेशियां लंबी, गठीली, मजबूत एवं दृढ़ बनती है, जिससे उसका शारीरिक सौष्ठव आकर्षक, सुंदर, सलोना एवं प्रभुत्वशाली दिखता है। बालक का शारीरिक गठन अच्छा हो जाता है। बालक विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को करना सीख जाता है। फलतः उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। अच्छे क्रियात्मक विकास वाला बालक धनात्मक सोच वाला, समझदार, गुणवान होता है। उसमें उमंग, उत्साह, उल्लास का निरंतर संचार होता रहता है। वह निर्भय, निडर व साहसी होता है और जोखिम भरे कार्यों को करने में आगे रहता है। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। तो ये थे गत्यात्मक विकास के महत्व। अब आता है गत्यात्मक विकास के प्रकार। क्रियात्मक विकास दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसे स्थूल क्रियात्मक कौशल कहा जाता है। इसे स्थूल गतियाँ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, तैरना, फेंकना आदि क्रियाएं स्थूल क्रियाएं आती हैं। इन क्रिया गतिविधियों में शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की स्थूल गतिविधियों में तीव्रता का विकास होता है। फिर आता है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, जिसे माइनर मोटर स्किल्स भी कहा जाता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का विकास शैशवावस्था के बाद होता है। इसके अंतर्गत पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, उपकरणों एवं खिलौनों का प्रयोग करना, बुनाई करना आदि क्रियाएं आती हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों को करने के लिए बालकों को अनेक मांसपेशियों का संयोजित करना पड़ता है। तो ये थे टाइप्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स और माइनर मोटर स्किल्स, स्थूल और सूक्ष्म कौशल, गत्यात्मक कौशल। अब आता है मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस, यानी जो क्रियात्मक विकास है वो विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह का रहता है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पहला लेते हैं हम विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास में पहली जो अवस्था आती है वो है गर्भावस्था, यानी गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास शिशु जन्म से पूर्व ही, जब वह माता के गर्भ में पल रहा होता है, तभी से प्रारंभ हो जाता है। उसका अनुभव गर्भवती माता 5-6 महीने में करती है, जब बालक हाथ पैरों को हिलाता है, सिर से धक्का देता है अथवा करवट बदलता है। गर्भकालीन अवस्था में शिशु के क्रियात्मक विकास की निम्न क्रियाएं होती हैं, जैसे गर्भस्थ शिशु का करवट बदलना, पलटना, शरीर को मोड़ना, हाथ फेंकना, पैर पटकना, सिर से धक्का देना आदि। अब आता है मोटर डेवलपमेंट इन नियोनेट, यानी नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास। शिशु में तो क्रियात्मक विकास तभी से प्रारंभ हो जाता है जब वह माता के गर्भ में पल रहा होता है। इसका अनुभव गर्भवती माताएं 5वें-6ठे माह में करती है। जन्म के बाद भी शिशु कई क्रियात्मक क्रियाएं करता है जो निरर्थक एवं उद्देश्यहीन होती हैं। इसी कारण वह पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित रहता है। उदाहरणार्थ, जन्म के 2-3 दिन बाद शिशु कभी अपनी आंखों को बंद कर लेता है, कभी खोलता है, थोड़ी देर के लिए प्रकाश की ओर देखता है, फिर बंद कर लेता है, अंगूठा उंगलियों को चूसता है। ये सभी क्रियाएं स्वतः ही होती है, इसका उस पर नियंत्रण नहीं होता। ये क्रियाएं निरर्थक व उद्देश्यहीन होती हैं। नवजात शिशु के द्वारा की गई क्रियाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। जनरल मास स्पेसिफिक, यानी सामान्य क्रियाएं या समूहकृत क्रियाएं। दूसरी आती हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, जिनको विशिष्ट क्रियाएं करते हैं। पहले हम लेंगे जनरल एक्टिविटी, यानी सामान्य क्रियाएं। सामान्य क्रियाओं में 2 समूहकृत क्रियाएं सामान्य क्रियाओं को समूहीकृत क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि जब शिशु के किसी एक अंग को हिलाया डुलाया गुदगुदाया जाता है तो शिशु की क्रियाशीलता केवल उसी अंग में नहीं होती, बल्कि संपूर्ण अंग उसका क्रियाशील हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि शिशु के एक हाथ की मुट्ठी को खोला जाए तो शिशु दूसरे हाथ की मुट्ठी भी खोल लेता है। इसी प्रकार उसके एक पैर को तलवे को सहलाया जाता है, वह दोनों पैरों की उंगलियों को पंख के समान फैला लेता है, घुटने मोड़ने लगता है, वह करवट लेने की कोशिश करता है। इस प्रयास में उसका संपूर्ण शरीर क्रियाशील हो जाता है। अतः एक ही क्रिया के उद्दीपन से संपूर्ण शरीर गतिशील हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, जब सामान्य क्रिया समाप्त हो जाती है तो शिशु जल्दी थक कर सो जाता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर
के क्रियाशील होने से अधिक मात्रा में ऊर्जा का व्यय हो जाता है। शारीरिक कष्ट, पीड़ा और भूख की स्थिति में भी सामान्य क्रियाएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण बालक हाथ पैरों को पटकने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तेज प्रकाश, अंधकार, तीव्र शोर और अधिक गर्मी के कारण नवजात की सामान्य क्रियाएं यानी जनरल मास एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब आता है स्पेसिफिक एक्टिविटी। विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिन्हें शिशु विशेष उद्दीपकों के प्रति क्रिया के एक निश्चित विशेष ढंग से करता है। ये क्रियाएं सदा एक जैसी ही होती हैं। उद्दीपकों के प्रकार, स्थान व समय परिवर्तित कर देने से इन क्रियाओं पर कोई अंतर नहीं पड़ता। ये दो तरह की होती हैं, सहज अनुक्रियाएं जिन्हें नॉर्मल रिफ्लेक्सेस कहते हैं, और सामान्यकृत अनुक्रियाएं जिन्हें जनरलाइज्ड रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। पहले लेते हैं हम सहज क्रियाएं। सहज क्रियाएं बालकों के जीवन में सहज अनुक्रियाओं का बड़ा ही योगदान है। सहज अनुक्रियाओं के माध्यम से बच्चा हानिकारक वस्तुओं से अपनी रक्षा करता है, वातावरण के साथ समायोजित होने में सफल होता है। सहज क्रियाएं ईश्वर प्रदत्त क्षमता होती है जो स्वतः ही सभी बालकों में पाई जाती हैं। सहज क्रियाओं के अंतर्गत छींकना, खांसना, सांस लेना, रोना, चिल्लाना, पैर पटकना आदि आता है। ये क्रियाएं जन्मजात होती हैं जो सहज ही उद्दीपकों के प्रतिक्रिया स्वरूप होने लगती हैं। उद्दीपकों के परिवर्तित होने पर इन क्रियाओं के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इन्हें रिफ्लेक्सेस बोला जाता है। कुछ प्रमुख सहज क्रियाएं जो सामान्यतः सभी नवजात शिशुओं में देखने को मिलती हैं वे हैं, पहला है पलक प्रतिक्षेप क्रियाएं यानी आँखों की पुतली की सहज अनुक्रिया जिन्हें पलक प्रतिक्षेप क्रिया कहते हैं यानी प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। यह क्रिया शिशु जन्म के 12 घंटे बाद से प्रारंभ होती है। इससे शिशु की आंखों को सुरक्षा मिलती है। इस क्रिया से जब नवजात शिशु को उजाले में अंधेरे से प्रकाशयुक्त स्थान पर ले जाया जाता है तो आंखों की पुतलियाँ जो है आकार घट बढ़ जाता है। अंधेरे में पुतलियों का आकार बढ़ जाता है जबकि तीव्र प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। इस कारण शिशु आंखों के पलकों को खोलने और बंद करने लगता है। दूसरा आता है सक रिफ्लेक्स, चूसने की सहज अनुक्रिया। जब नवजात शिशु के होठों, गालों, उंगलियों तथा स्तन का स्पर्श कराया जाता है तो वह चूसने की क्रिया करने लगता है। वह उंगली स्तन को मुंह में लेकर सहज रूप से उसे चूसने लग जाता है। फिर आता है टेंडन रिफ्लेक्सेस, मांसपेशियों की सहज अनुक्रिया। इस क्रिया में जब नवजात शिशु की मांसपेशियों स्नायुओं को उद्दीप्त किया जाता है तो उसमें संकुचन होने लगता है। इस कारण शिशु घुटने मोड़ने लगता है, पैरों को पटकता है, हाथों को झटकने लगता है आदि। फिर आता है बेबीनेस के रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं पाँव के तलवों की सहज अनुक्रिया। नवजात शिशु में यह क्रिया जन्म से लेकर 6 माह तक की अवस्था तक पाई जाती है। इस क्रिया में जब शिशुओं के तलवों को सहलाया जाता है तो वह अपने पैरों की उंगलियों को चौड़ी कर लेता है यानी पैर पंखे के समान फैला देता है। फिर आता है पामर ग्रेस्प रिफ्लेक्स। यदि शिशु की हथेली को उंगली से दबाया जाता है तो शिशु शीघ्र ही उंगली को अपनी हथेली में बंद कर लेता है। यह स्वतः ही संपन्न होने वाली क्रिया है जो नवजात शिशु में प्राय देखी जाती है। फिर आता है रूटिंग रिफ्लेक्स जिसे रूटिंग सहज क्रिया बोला जाता है। यह भी स्वतः होने वाली क्रिया है। इसके अंतर्गत शिशु के मुख के किनारों को स्पर्श करने पर शिशु उसी तरफ अपना सिर घुमा लेता है और उंगली पकड़कर चूसने की कोशिश करता है। यह क्रिया जन्म के कुछ सप्ताह में समाप्त हो जाती है। फिर आता है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक सहज क्रिया। इस क्रिया के अंतर्गत जब बालक पेट के बल पर लेटा हुआ होता है तो अपने सिर को भी एक तरफ घुमा लेता है। बालक अपने एक हाथ को सिर की तरफ फैला लेता है और दूसरे हाथ को विपरीत दिशा में सिर के पास रखता है। 4 माह के लगभग यह क्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है। तो यह थी नॉर्मल रिफ्लेक्सेस यानी सहज क्रियाएं जो कि रिफ्लेक्सेस बोला जाता है जिनको जो नवजात शिशु में प्राय देखने को मिलती है। फिर आता है जनरलाइज्ड रिफ्लेक्सेस जिनको सामान्यकृत अनुक्रियाएं भी कहा जाता है। इस प्रकार की अनुक्रियाओं में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसमें शिशु का केवल एक ही अंग क्रियाशील नहीं होता अपितु एक साथ कई अंग
क्रियाशील हो जाते हैं। सिर घुमाना, अंगूठा चूसना, हाथ पैर पटकना, प्रकाश की ओर देखना, मुंह बंद करना या खोलना आदि, ये सभी क्रियाएं भी शिशु के जन्म के साथ शुरू हो जाती हैं तथा आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के उद्दीपकों के प्रति प्रदर्शित होती है। तो ये थी नवजात शिशु में कुछ क्रियात्मक विकास, जिसमें हमने सामान्य और समूहीकृत और विशिष्ट दो तरह के क्रियाओं को देखा। जो सामान्य और समूहीकृत है, इसमें एक अंग के साथ शरीर का, शिशु का पूरा शरीर क्रियाशील हो जाता है, जबकि विशिष्ट जो क्रियाएं हैं उनमें हमने सहज और सामान्यकृत अनुक्रियाएं देखी थी। सहज अनुक्रियाएं जिन्हें रिफ्लेक्सेस बोला जाता है, इसमें हमने आँख की पुतली को की क्रिया, चूसने की क्रिया, पैर के तलवे की क्रिया, अंगूठे की हथेली के ग्रेस्पिंग का पकड़ने की क्रिया आदि क्रियाओं को हमने देखा। और सामान्य जो क्रियाएं थी उसमें पूरे शरीर की क्रियाओं को हमने देखा और जाना। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट पार्ट 2, जिसमें गत्यात्मक विकास के बारे में हमने और आगे के बारे में जाना, यहीं पर समाप्त होता है। आगे की इसकी जो चैप्टर की जो आगे के पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट ई कंटेंट मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।